जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है बजट 2024-25 जो बिल प्रेजेंट किया गया, इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि अभी एक्सपोर्टर्स अभी कितना टैक्स पे कर रहे हैं और आगे फर्दर जो इनकी रेजीम ही चेंज करने की बात की जा रही है कि फाइनल टैक्स रेजीम से वो नॉर्मल टैक्स रेजीम की तरफ अब टैक्स पे करेंगे। उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, एक एक्सपोर्टर जो एक इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा है या एक पार्टनरशिप फर्म लेवल पे कुछ लोग काम कर रहे हैं या एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट के बिजनेस कर रही है। तो उस पे वन बाय वन करके हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इस रिजीम चेंज की वजह से एक्सपोर्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक जो लॉ में चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। एट प्रेजेंट पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स हैव टू पे 1% टैक्स ऑन देयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विच इज फाइनल टैक्स। अभी क्या हो रहा है कि जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आपको आती हैं बैंक के अंदर, वो आपका बैंक जब आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट करता है तो 1% एडवांस टैक्स के तौर पे वो विथहोल्ड कर लेता है और वो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी होती है। अब जो एक्सपोर्टर पूरे साल में पैसे रिसीव कर रहा है, उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, वो बैंक से सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेगा और टैक्स रिडक्शन का, और उसके ऊपर लिखा होगा कि कितने पैसे बैंक ने क्रेडिट किए, कितना टैक्स कटा। अब जो आपकी अमाउंट होगी वो आप सिंपल एज इट इज जाके रिटर्न में उसको सबमिट करेंगे और कोई आपका ना ऑडिट होता है ना आपको फर्दर कोई टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि 1% इज योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। इसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती बेस्ड ऑन द प्रॉफिट या बेस्ड टर्नओवर। कोई टैक्स इसके ऊपर नहीं लगता था। लेकिन अब इसमें क्या चेंज करने को वो बात कर रहे हैं जी, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विटी दैट टैक्स पेयर्स विद इक्वल इनकम शुड पे इक्वल टैक्स। कह रहे हैं भाई जो लोग उतने लेवल की इनकम अर्न कर रहे हैं, वो अगर नॉर्मल टैक्स रजीम है उनको अगर हम टैक्स करें, जैसे वो स्लैब रेट्स हैं फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी, और कंपनी के लिए 29% का जो रेट है उसके मुताबिक वो हायर अमाउंट ऑफ टैक्स जमा करवा रहे हैं अगर वो उतनी इनकम अर्न कर जितना एक्सपोर्टर कर रहा है। It is proposed that income from exports be subjected to normal rates with 1% tax collection on their export proceeds be treated as minimum tax। वो ये कह रहे हैं कि जी जो लोग और इनकम अर्न कर रहे हैं इतने ही लेवल की, वो नॉर्मल टैक्स जमा करवा रहे हैं एज पर द स्लैब रेट या 29% की कंपनी के लिए। तो हम ये एक प्रपोजिशन दे रहे हैं, तजवीज दे रहे हैं बजट के अंदर कि ये जो एक्सपोर्टर्स हैं इनका टैक्स रेट भी नॉर्मल टैक्स रेजिम के अंदर ट्रीट किया जाए, और जो भी इनकम अगर ये इंडिविजुअल या एओपी लेवल पे काम कर रहे हैं तो स्लैब रेट्स लगेंगे, और अगर कंपनी है तो 29% का टैक्स लगेगा, और जो 1% टैक्स आपका अभी विद होल्ड होता है वो वैसे ही विद होल्ड होगा, लेकिन उसको हम एडजस्टेबल कर देंगे कि आपने इतना मिनिमम टैक्स जमा करवाने ही करवाना। फाइनल लायबिलिटी जो आपकी रिटर्न के टाइम पे निकलेगी 29% के हिसाब से या स्लैब रेट के हिसाब से, उसमें से आपका जो टैक्स ऑलरेडी कट चुका है 1% के हिसाब से ऑन द रिसीट्स, वो आप लेस कर लेना, बाकी आपको जमा करवाना पड़ेगा। अब इसका एक काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले आपको स्लैब रेट दिखा देता हूँ कि जो स्लैब रेट्स नॉर्मल टैक्स जिनकी बात कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्टर्स पे लगाने जा रहे हैं, वो ये स्लैब रेट्स हैं। ये लगती हैं आपकी इनकम पे, जो प्रॉफिट आपका निकलेगा। अब एक अगर एक्सपोर्टर है, अगर वो इंडिविजुअल या एओपी के लेवल पे काम कर रहा है, तो वो 6 लाख तक के इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 12 लाख तक सेकेंड स्लैब 15% है। थर्ड स्लैब 20% की है। फोर्थ फिफ्थ एंड लास्ट स्लैब जो सिक्स है, दैट इज द मैक्सिमम इनकम स्लैब। और मेरा ख्याल है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं वो इस स्लैब के अंदर ही फॉल कर रहे होते हैं आसानी से, क्योंकि उनकी इनकी इनकम होती है कि वो फिक्स 6 लाख को क्रॉस कर जाए। तो 45% का आपके ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। जो एक इंडिविजुअल या एक एओबी है जो एक्सपोर्टर के तौर पे काम कर रहा है, अभी वो 1% टैक्स जमा करवा रहा था। अब आगे जब हम जुलाई के बाद अगर ये बिल पास हो जाता है, तो वही बंदा जो 1% टैक्स जमा करवा रहा था वो 45% टैक्स जमा करवाएगा अपनी प्रॉफिट के ऊपर। रिसीट के ऊपर जो टैक्स कट रहा है वो आप एडजस्ट कर लोगे, बाद में आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, आप उसमें अपने खर्चे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सारी चीजें करने के बाद आपका जो इनकम के ऊपर टैक्स निकलेगा उसमें से आपका 1% के साथ जो टैक्स होल्ड हो गया है, वो आप एज एन एडवांस टैक्स उसको एडजस्ट कर सकते हो। मिनिमम टैक्स है ना, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, बाकी आपने पेमेंट करनी होगी। अब इससे और क्या इम्पैक्ट आ सकता है आपका, क्योंकि अब आप नॉर्मल टैक्स regime में आ गए, तो अब आपके ऊपर बाकी जो प्रोविजंस हैं ऑफ लॉ फॉर नॉर्मल टैक्स regime टैक्स पेयर्स वो अप्लाई होंगी। आप ऑडिट के लिए आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। आपके ऊपर सुपर टैक्स भी अप्लाई हो सकता है। अगर आपका प्रॉफिट 250 मिलियन से ज्यादा है तो आप सुपर टैक्स भी पे कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप कंपनी हैं और आप वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड या वर्कर्स वेलफेयर फंड के अंदर आपकी जो लॉ की प्रोविजंस आप पे अप्लाई होती हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। वर्कर्स WPPF जो है वो आपका 5% के हिसाब से, और WFF जो है वो आपका 2% के हिसाब से 7% एडिशनल ये वाली कॉस्ट भी आपके बिजनेस में ऐड हो जाएगी। तो ये एक काफी बड़ा चेंज है जो कि ये करने जा रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है काफी हद तक इस चीज को अपोज किया जा रहा है और काफी फोरम्स पे इस पे डिस्कशन की जा रही है कि गवर्नमेंट को ये चेंज वापस लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को आप फाइनल टैक्स regime के अलावा काफी देर से, काफी डेकेड से ये फाइनल टैक्स regime में ही आ रही है। तो अब अगर नॉर्मल टैक्स regime में एकदम से कर देंगे तो ये एक बहुत ही
मतलब काफी ज्यादा एक इम्पैक्ट है एक ही साल के अंदर, अगर आप चेंज लेके आना चाह रहे हैं। अगर आपने टैक्स बढ़ाना ही है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके आप इन फेजेस जो है उसको बढ़ा दें, या इस तरह की प्रोविजंस रख देंगे 1% के साथ साथ एडिशनली आपको ये टैक्स भी जमा करवाना है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आप 1% से सीधा उठा के आप उसको 45% पे ले जाएं। ठीक है। हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं कि अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं, तो अगर आपने जैसे 1 मिलियन की कोई आपने ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, और अभी जो करंट लॉ चल रहा है उसके अंदर आपको क्या होता है, 1% आपका बैंक डिडक्ट करता है, आपके अकाउंट में इतना पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। आपकी ये होती है फाइनल टैक्स पेमेंट, कि जो आपने बैंक में होल्ड कर लिया वो आपके नाम पे एफडीओ को जमा कराएगा, और आप जब रिटर्न फाइल करोगे, आप सिंपल सीपीआर जो है आपको विजिबल होगा, टैक्स सर्टिफिकेट भी आप अपने बैंक से ले लेंगे, तो आप उसको अपने रिटर्न में शो करके फाइनल टैक्स पेमेंट के तौर पे कोई फर्दर पेमेंट आप नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। अभी क्या करने जा रहे हैं जी, अगर सेम मैं कहूँ कि 1 मिलियन की प्रोसीड आपको आई, इस पे आपका टैक्स 1% ही कटना है। बैंक ने आपको उतने ही पैसे भेजने, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये अब आपका हो गया मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स का मतलब क्या है, जैसे अब आप अगर अपनी रिटर्न फाइल करें तो आप क्या करेंगे, अपनी सेल डिक्लेयर करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप डिक्लेयर करेंगे, जीपी निकलेगा, उसमें से आप अपने एडमिन एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये लेस करेंगे, फिर आपका निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा। ठीक है। इसमें आप अपनी कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, एडमिसेबल इनएडमिसेबल जो आपके खर्चे होते हैं वो करने के बाद आप अब यहाँ से जो आप, मैं भी आपको बता देता हूँ कि जब अपने बिजनेस में रिटर्न फाइल, बिजनेस की जो आप अपना पीएनएल बना रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पे टैक्स का इम्पैक्ट डालते हैं, और फिर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे लिखेंगे, आफ्टर टैक्स। ठीक है। तो ये जो टैक्स की अमाउंट होती थी, ये सिंपल आपका क्या निकलता था, आपकी ये वाली टैक्स की सिंपल, कि आपने जितना टैक्स विथहोल्ड करवा ली वही आपकी टैक्स लायबिलिटी है, बाकी आपने कुछ भी पेमेंट नहीं करनी, बाकी नेट प्रॉफिट जो निकलता है वो आप एज इट इज रिपोर्ट कर देते हैं, और कोई भी ऑडिट आपको सेलेक्ट नहीं होता। ये करंट अभी जो चल रहा है। अब आगे जाके क्या होगा, यहाँ तक तो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने कर लिया, उसके बाद आपने एडमिसिबल इनएडमिसिबल के जो खर्चे होते हैं वो आपने एडजस्ट किए, आपका टैक्सेबल प्रॉफिट निकल आया। ठीक है। यहाँ मैं बोलता हूँ एडजस्टमेंट्स, और ये आ गया टैक्सेबल प्रॉफिट। इसके बाद अब यहाँ पे आपका निकलेगा टैक्स, टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी जो आपकी अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि चल रही है, वो आपका 1% के साथ फाइनल थी, लेकिन अब आप क्या करोगे, कंपनी कहेगी, अब आपने यहाँ पे बिलफर्ज में कहता हूँ कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया दैट इज अराउंड 4.5 मिलियन, जो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है जिसके ऊपर आपका टैक्स का रेट लगना है, दैट इज 4.5 मिलियन। ठीक है। तो हम देखते हैं कि 4.5 मिलियन अगर आप इंडिविजुअल या एओपी है तो किस स्लैब में आप फॉल कर रहे हैं, आप फॉल कर रहे हैं स्लैब नंबर 5 के अंदर। इसमें आपके ऊपर जो टैक्स लग रहा है 6.5 लाख प्लस 40% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 3.2 मिलियन। इसके ऊपर आप निकालेंगे जी 6.5 लाख प्लस 40% द अमाउंट एक्सीडिंग 3.2 मिलियन। 11,70,000 टैक्स का अगर मैं रेट निकालना चाहूँ कि भाई इफेक्टिव रेट क्या निकल रहा है, तो 26% का आपका यहाँ पे टैक्स का इम्पैक्ट आ गया। ठीक है। तो आपका जो बाकी प्रॉफिट बचेगा वो ऑब्वियसली इससे अगर आप लेस करेंगे तो ये निकलेगा। अब मैं यहाँ पे अगर सपोज करता हूँ आपका टर्नओवर अगर 100 मिलियन था, ठीक है, तो 100 मिलियन के हिसाब से आपका अगर प्रॉफिट 4.5 आ रहा है, आपके जो खर्चे हैं सीओजी वगैरह सब कुछ माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट 4.5 है, लेकिन आपका टर्न ओवर 100 मिलियन था, तो इसके ऊपर आपने कितना भी होल्ड करवाया होगा 1% के हिसाब से 1 मिलियन। अगर मैं स्ट्रेट ये करूं कि भाई ये 100 मिलियन ही टोटल आपका जो है वो वही रिसीट्स हैं जो आपको बैंक में आई हैं, उसमें सीधा सीधा 1% का फॉर्मूला लगता है 1 मिलियन। अब 1 मिलियन आपने ऑलरेडी डिडक्ट करवा ली है, ठीक है, 1.17 आपकी लाइबिलिटी निकल रही है। अब वो आपको कहेगा कि भाई ये आपने जो मिनिमम टैक्स था वो आपने जमा कितना करवाया है, 1 मिलियन, और आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या निकल रही है, 1.17 मिलियन। पेमेंट आप कराओगे, फर्दर पेमेंट आप कराओगे 1,70,000 रुपया और जमा कराओगे, क्योंकि ये आपका अब फाइनल टैक्स पेमेंट नहीं है, इसके ऊपर भी आपने जो टैक्स निकलेगा उसमें से आप ये पेमेंट लेस कर लेना, बाकी आपको जमा करवानी पड़ेगी।
तो ये एक काफी बड़ा इम्पैक्ट है। तो मैंने छोटी सी एग्जांपल दिखाई है, इस पे अगर देखें तो 1.25 लाख रुपए का इम्पैक्ट है, लेकिन क्योंकि बड़े लेवल पे एक्सपोर्टर्स काम कर रहे होते हैं, उनके बिलियंस में रेवेन्यूज होते हैं, उसके ऊपर जो विद होल्डिंग होती है 1% की, वो एडजस्ट करने के बाद भी आपको कुछ पेमेंट जमा करवानी पड़ेगी अगर ये बिल पास हो जाता है। तो ये काफी ड्रास्टिक चेंज है। इसमें आपको सुपर टैक्स का इम्पैक्ट भी आ जाएगा। अगर आपको 250 मिलियन से प्रॉफिट एक्सीड कर रहा है एक साल में, तो आपको सुपर टैक्स भी जमा करवाना है, वो भी एक एडिशनल कॉस्ट है बिजनेस के ऊपर। फर्दर जो मैंने जैसे बताया WFF और WPPF, उसकी इम्पैक्ट भी आप अगर PNL में लेंगे तो वो भी आपकी बिजनेस के लिए एडिशनल कॉस्ट निकलेगी। इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो एक्सपोर्ट आपका सेक्टर है वो और ज़्यादा कह सकते हैं कि मुश्किलात में चला जाएगा। अभी हमारी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा ऑलरेडी है नहीं, जितने खर्चे हैं वो सारे जो है बिजनेसेस जो है उसको बेयर कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है, वो सब चीज़ों को देखते हुए ही अभी जो हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो आती हैं वो इतने लेवल पे नहीं आ रही हैं जितने जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारे जो इकोनॉमी उसको बेहतर करने के लिए। अब आप इतना हैवी टैक्स अगर एक्सपोर्ट सेक्टर पे दोबारा से लगा देंगे और फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारी एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ा के दें, तो मेरा नहीं हाल कि ये एक सही एक तरीका है टैक्स लगाने का। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उस बंदे पे टैक्स बढ़ाने की बजाय, जो आप अभी टैक्स नहीं पेमेंट कर रहे हैं, जो लोग जो टैक्स नेट में ही नहीं है, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने की बात करनी चाहिए, उनको टैक्स नेट में लाने की बात करनी चाहिए। इस बजट में वही बात की गई है कि जो टैक्स दे रहा है वो ज़्यादा टैक्स देगा, और जो टैक्स नहीं दे रहा उसको आगे भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से आपसे मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।